टॉपिक हमारे पास क्या था? सीआर साहब अवेलेबल हैं? हेलो सीआर, अवेलेबल हैं आप? जी सर, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? लास्ट लैब परसों वाली क्या थी हमारी? चलें वेल, हमारी लास्ट टॉपिक जो था वो था सी शार्प प्रॉपर्टीज़ का, जो कि क्लास का मेंबर होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमने इनकैप्सुलेशन को अचीव किया था। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें दो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड मिलते हैं, या ओवरऑल पूरी प्रॉपर्टी को हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कहते हैं, जिसको प्रॉपर्टी मेथड के नाम से किया जाता है, जिसके अंदर दो एक्सेसर्स हमें मिलते हैं। एक मिलता है गेट और एक मिलता है सेट। ठीक है, गेटर सेटर जो है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी किसकी, एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम दो अलग अलग मेथड बनाकर यूज़र से इनपुट और वैल्यू रिटर्न करवाते थे, जबकि वही दोनों काम जो दो अलग अलग मेथड से हम करते थे वही एक सिंगल प्रॉपर्टी वर्क कर देती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू गेटर सेटर यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के, राइट। तो इस पर कुछ बातें की थी और ये भी देखा था कि जनाब इनकैप्सुलेशन को अचीव ही क्यों किया जाता है, ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो अगर हम किसी भी अपने एट्रीब्यूट की बात करें, सिंगल एट्रीब्यूट की बात करें या मल्टीपल एट्रीब्यूट की बात करें, और उसके अंदर हमें कुछ एडिशनल लॉजिक अगर परफॉर्म करनी हो आउटसाइड द क्लास, या कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगानी हो, तो जनाब हम उस फील्ड को, और वो फील्ड नॉर्मली क्या होती हैं, प्राइवेट फील्ड होती हैं। तो प्राइवेट फील्ड का मतलब कि वो तो विद इन द क्लास चलेंगी। अगर आउटसाइड द क्लास कोई एक्सटर्नल लॉजिक यानी एडिशनल लॉजिक अगर हमें उसमें प्रोवाइड करनी हो, तो जनाब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी मेथड की अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, यानी इनकैप्सुलेशन की अप्रोच इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी मेथड, और बाय यूजिंग गेटर सेटर अप्रोच, और बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये तमाम बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आई होप क्लियर होंगी। ठीक है, आज जो हमारे पास बातें हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेकंड पिलर है, जिसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस अगर देखा जाए तो हम बातों बातों में कुछ बातें ऐसी निकली थी जिसमें हमें इनहेरिटेंस का नाम लेना पड़ा था। तो ये बात तो शुरू से होती आ रही है कि भाई इनहेरिटेंस में एटलीस्ट हमें मोटी मोटी बातें ये पता थी कि जनाब ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जिसमें एक क्लास रिलेट करती है, यानी इनहेरिट होती है दूसरी क्लास से। अब ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो ये बिल्कुल बाप बेटे या अम्मा बाप बेटे का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लेकिन क्लास जहन में सवाल अराइज होता है कि सर जब एक क्लास के मेंबर्स, जब हम दूसरी क्लास में बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर इनहेरिटेंस की क्या ज़रूरत है। तो याद रखिएगा कि इसका जवाब मैं बेसिकली ऐसे देता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर वो सवाल करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल बंदा सवाल करे तो मैं हरगिज़ ऐसा जवाब नहीं दूंगा। जनाब अगर आपके चचा आपके ताया मौजूद हैं तो आपके बाप की क्या ज़रूरत है। मैं तो उनको ये जवाब देता हूँ सीधा सीधा। तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि नहीं यार, बाप तो बाप ही होता है। तो इस चीज़ को समझिए, आप लोग शुरू से विंडोज़ फॉर्म पे काम करते हुए आ रहे हैं, और शुरू से ये बात आपको बताई जा रही है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है इज आ रिलेशनशिप, के वो चीज़ वो है। आप इंसान हो, हाँ आपके पास जानवर हो सकते हैं, लेकिन आप जानवर नहीं हो सकते। ये फलसफा आप समझ में आया कि वाई वी यूज इनहेरिटेंस।
एनी क्वेश्चन अबाउट इट? तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का मतलब ये होता है कि आप एक क्लास को यूज कर रहे हो दूसरी क्लास में, उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो क्लास दूसरी क्लास का पार्ट है। तो फॉर्म क्या था, यूजर डिफाइंड फॉर्म, 50 फॉर्म बना लो, लेकिन है तो वो फॉर्म ना, तो वो क्या है, इनहेरिट हुए हुए हैं एक फॉर्म की प्री डिफाइंड यानी पेरेंट क्लास से। बटन्स, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, so forth, text box 1, text box 2, text box 3, but these all are the inherited with the text box class. Is it clear? तो उम्मे हानी, अली, अफान, हैदर, अबू बकर, उस्मान, ये तमाम, दिस ऑल आर ह्यूमन, दे ऑल आर ह्यूमन। ठीक है। हाँ, इनके पास कोई चीजें अदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हम उसको इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे, वो हैज आर रिलेशनशिप होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इज इट क्लियर? तो ये बुनियादी बातें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जनाब इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि वो पार्ट ऑफ क्लास है, एक क्लास दूसरी क्लास का पार्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मतलब यह है कि एक क्लास यूज हो रही है दूसरे क्लास में, जैसे कि फॉर्म्स के अंदर बटन इस्तेमाल होते हैं और बटन के पीछे हम 10वां फॉर्म जो है वो खोल रहे होते हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि बटन जो है वो एक फॉर्म है? नहीं, बटन के अंदर हम फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर हम बटन को यूज कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को या रेडियो बटन या चेक बॉक्स को यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? पहले तो यहाँ तक एक्नॉलेज करो कि ये डेफिनेशन समझ में आई, यानी ये डिफरेंस समझ में आया हैज और इज आ रिलेशनशिप का। एनी क्वेश्चन तो वो पूछ लें आप लोग। तो नहीं समझ में आया डिफरेंस। डिफरेंस नहीं समझ में आया? नहीं सर। अच्छा, चले देखें, मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। क्या हम व्हीकल को एनिमल कह सकते हैं? क्या मैं कह नहीं सकता हूँ सर। कि व्हीकल इज अ एनिमल? नो। नहीं सर। लेकिन कुर्बानी के टाइम जो है व्हीकल में ही जानवर रखे जाते हैं, जी तो सर। हम ये कहेंगे कि गाय और सुजुकी बराबर है? नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सुजुकी के अंदर गाय को इस्तेमाल किया जा रहा है रखकर, यानी सुजुकी को इस्तेमाल किया जा रहा है गाय को ले जाने के लिए। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। जी सर। तो यही डिफरेंस है इज आ और हैज आ रिलेशनशिप में, इनहेरिटेंस में और एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने में। सही है ना? तो अब दूसरी बात समझिएगा कि आपके फादर हैं या मेरे फादर हैं, ठीक है, अब उन्हीं से हम ड्राइव हुए ना, जी सर। ठीक है। तो हमारे पेरेंट क्लास कौन हुई? हमारे फादर। जी और सर। मेरे फादर की पेरेंट क्लास कौन हुई? ग्रैंडफादर। उनके फादर। ठीक है। तो अब ये मुझे बताइए कि क्या मेरा मेरे ग्रैंडफादर से ताल्लुक नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ माय फादर। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेरे अब्बा के दोस्त की, सही है, मैं बात करता हूं मेरे अब्बा के दोस्त की, तो मुझे बताएं कि क्या मेरे अब्बा के दोस्त से मेरी सगी रिश्तेदारी है? नहीं। नहीं। तो क्या मतलब ये हुआ कि जनाब मुझे, अगर अब मेरे अब्बा के दोस्त से अगर मुलाकात होती है तो उसका मतलब ये है कि भाई मेरी क्लास के अंदर उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जी हाँ, सर। ये है कि भाई मेरे अब्बा हैं तो मेरे चचा भी हैं, मेरे अब्बा हैं तो मेरे ताया भी हैं, मेरे अब्बा हैं तो मेरे ग्रैंडफादर भी हैं, मेरे अब्बा हैं तो मेरी ग्रैंड मदर भी हैं। उनसे मेरा एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि इनहेरिटेंस वाला है। लेकिन अगर मेरे अब्बा के दोस्त से को, अगर मैं, बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी कभी उनसे मुलाकात होगी तो उसका हरगिज मतलब नहीं, ये नहीं होगा कि जनाब मेरी उनसे कोई खूनी रिश्तेदारी है। नहीं, ठीक है, मुलाकात होगा ही हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, हैज अ रिलेशनशिप। अगर एक बटन किसी फॉर्म पे अगर जरूरी है तो इस्तेमाल होगा,
जरूरी नहीं है तो नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर से। इज इट क्लियर और नॉट? जी मुजम्मिल अयूब। बोलो अवैस हूँ मैं। मुझे भी नहीं बोला था। तुम कब से बात कर रहे हो ना, बोलो ना अवैस हूँ मैं। ऑलराइट, तो खैर मूव फॉरवर्ड। तो ये थी हमारे पास बुनियादी बातें और डिफरेंस बिटवीन इज और हैज़ अ रिलेशनशिप। अब जनाब बात आती है कि भाई इनहेरिटेंस होती क्या है और इसको इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पढ़ ली होगी। जी उमे एनी डेफिनेशन अबाउट इनहेरिटेंस कुछ है जहन में? सर इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हम यूँ बता सकते हैं कि जब हम एक किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं तो हम उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करते हैं। जैसे विरासत नेचुरल लाइफ के अंदर देखी जाती है ना, ये पेरेंट से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होती है। वेरी तो गुड। इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ऐसा जरूरत नहीं होती। हम पेरेंट जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स को अपने अंदर डायरेक्ट कॉल कर सकता है। सही, ठीक है। इसकी बुनियादी डेफिनेशन जो आपने ये बताई, तो नॉर्मली रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि जनाब बेटा जो है या तो अपनी अम्मा की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, कुछ नेचर उसकी अपनी अम्मी वाली होती हैं, कुछ नेचर उसके अपने अब्बू वाली होती हैं, या उनकी कुछ नेचर घुस जाती हैं आके जो इनहेरिटेडली रिलेट करते हैं, यानी जिनका ब्लड रिलेशनशिप होता है। तो ब्लड रिलेशनशिप इज द प्योर इनहेरिटेंस। सही है ना? अब इनहेरिटेंस की जो टाइप आती है ना, मल्टी लेवल, तो लेवल जो बनते हैं वो आपके अपने सगे रिश्तेदारों के बनते हैं। सही है? यानी अगर आपका ताल्लुक आपके अपने अब्बू से है तो जनाब ऑटोमेटिकली आपका ताल्लुक आपके चचा से भी होगा, आपके ताया से भी होगा और आपके ग्रैंडफादर से भी होगा। ये बन गया लेवल। ठीक है? तो बाप को बेटे से समझने की ज़रूरत, सीखने की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता बेटा जो है वो बाप के फीचर को एक्सेस करता है। ठीक है? कभी हमने दुनिया में अब तक ये सुना है कि यार मेरे बाप के अंदर मेरी वाली क्वालिटीज़ हैं? कभी ये सुना है आप लोगों ने? नहीं। क्या कहते हो कि यार मेरे फादर की क्वालिटीज़ मुझ में आई हैं, या आपके फादर की क्वालिटीज़ आप में आई हैं, या आपकी मदर की क्वालिटीज़ आप में आई हैं? ऐसे ही होता है ना? तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो मैंने ने कहा कि पेरेंट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास से जब इनहेरिट होती है तो चाइल्ड क्लास पेरेंट के फीचर को एक्सेस करता है, जबकि पेरेंट क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है जो किसी भी चाइल्ड क्लास के फीचर को एक्सेस नहीं करती। ये जहन में रखिएगा। ठीक है? जब एक क्लास अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, चलो एक मिसाल के तौर पर, एक प्रॉपर एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं। अच्छा, आमतौर पर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें तमाम क्लासेस रिवर्स डोमेन नेम के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर रहे होते हैं। तो राइट क्लिक करके ऐड करवा लें आप लोग यहाँ पर एक न्यू फोल्डर। रिवर्स डोमेन मतलब कॉम, डोमेन क्या होती है भाई? www.facebook.com, तो ये पूरी डोमेन होती है। तो नॉर्मली प्रोग्रामर जो है वो रिवर्स डोमेन नेम के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस को सेट कर रहे होते हैं। कॉम के अंदर एक और अगर फोल्डर क्रिएट करते हैं वो लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जो हम लोग एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो एक इन्वेंट्री सिस्टम की लेने जा रहे हैं। इन्वेंट्री सिस्टम आप सबको पता है क्या होता है, कि जिसमें आप प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर रहे होते, कस्टमर आता है और जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आपसे लेकर जाता है। तो यानी इन्वेंट्री एम सिस्टम, और इसके अंदर आप अपनी क्लासेस को डिफाइन कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाने जा रहे हैं, ऐड क्लास।
प्रोडक्ट्स, और जनाब सीधा सीधा हमने एक क्लास क्रिएट कर ली प्रोडक्ट्स की, ठीक है। इसी तरीके से अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में 85 प्रोडक्ट होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, ठीक है ना। तो हमने एक पेरेंट क्लास बना ली प्रोडक्ट की। इसी तरीके से 2 क्लासेस हम और ऐड करवा देते हैं। एक क्लास हमने करवा दी फॉर एग्जांपल हार्डवेयर की, ये जनाब हमारे पास हार्डवेयर की क्लास हो गई। और एक और क्लास हम यहाँ पर ऐड करवा देते हैं क्लोथ्स, ठीक है। तो अब इसके बारे में भी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। दिस इज द ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज, व्हाई वी यूज दिस, कि जनाब जब हमें ज़रूरत नहीं होती किसी एट्रीब्यूट को की, कोई किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट की, और ना ही कोई एडिशनल लॉजिक की ज़रूरत होती है, तो जनाब सीधा सीधा हम ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली पब्लिक स्ट्रिंग नेम की। इसी तरीके से PROP डबल टैप पब्लिक इंटीजर, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बना ली प्राइस की। फिर इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी बना ली यहाँ पर क्लोज की, और यहाँ पर कह देते हैं साइज, ठीक है। अब इसी तरीके से इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ को हमने हार्डवेयर में भी इस्तेमाल कर लिया। कोई भी हार्डवेयर का नाम होगा, उसकी प्राइस होगी, और जनाब यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग टाइप के नाम से व्हाटएवर। तो यहाँ पर PROP टैप टैप पब्लिक स्ट्रिंग, और जनाब ये आ गई टाइप क्लास। अब अगर हम बात करते हैं, हार्डवेयर भी एक प्रोडक्ट है, क्लोज भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इन दोनों क्लासेस के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन नजर आ रही हो आप लोगों को? चलो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ये क्लास ये हो गई, इसी तरीके से जी पीपल, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें हार्डवेयर और क्लोथ की, तो कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को कॉमन नजर आ रही हैं? सर नेम और प्राइस। नेम और प्राइस, यानी क्लोज के अंदर भी नेम है, क्लोज के अंदर भी प्राइस है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि वाई वी यूज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है क्या? ये तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था कि भाई एक क्लास दूसरी क्लास से एक्सटेंड होती है। जावा की लैंग्वेज में इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। C# में कॉलन का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, कॉलन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर क्लोज और हार्डवेयर की बात करें, तो उसमें ये 2 प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हैं? सेम है, कॉमन है, कि भाई हार्डवेयर का भी नेम है, हार्डवेयर की भी प्राइस है, क्लोज का भी कोई नेम है और क्लोज का भी कोई प्राइस है, ठीक है। लेकिन जनाब वाई वी यूज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि आप कोड की रीयूजिबिलिटी कर सकें, या कोड की रिडंडेंसी को क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। तो अब मुझे बताइए कि क्या हमने कोड की रीयूजिबिलिटी अचीव की है अभी तक या नहीं? जी, कहीं कोड रीयूज होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर।
नहीं सर, नहीं हो रहा है, ये रीयूज रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, रिडंडेंसी आ रही है, कोड डुप्लीकेशन आ रही है, यानी एक कोड जो बिल्कुल सेम है वही कोड दूसरी क्लास में भी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि जब कॉमन फीचर देखें, फिर अपने अब्बा की मिसाल लें, अगर हम अपने अब्बा की मिसाल लें तो कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो आपके अब्बू के और आपके बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे, या कुछ फीचर ऐसे होंगे जो आपकी मदर के और आप में बिल्कुल सेम होंगे। तो अब यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट होगी तो उसका नाम भी होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगी तो उसकी प्राइस भी होगी। तो अगर ये दोनों फीचर हम यहाँ से उठाकर प्रोडक्ट की क्लास में दे दें तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि भाई ये जो है वो कॉमन फीचर है? सब इस बात से मुत्तफिक होंगे भाई कि भाई जो है अपना प्रोडक्ट की जो होगी वो नेम भी होगा, प्राइस भी होगी। तो क्यों ना हम यहाँ से इसको रिमूव कर दें कि अगर क्लोज होगा तो भाई उसके भी क्या होंगे, नेम होंगे। अगर हार्डवेयर होगी तो जनाब उसका भी कोई ना कोई नेम होगा या प्राइस होगी। इज इट क्लियर? तो अब मुझे बताइएगा कि जब हम इस क्लास को भी प्रोडक्ट से इनहेरिट कर दें और जनाब इस क्लास को भी प्रोडक्ट से इनहेरिट कर दें, तो अब मुझे बताइए कि क्या कोड रीयूजेबिलिटी हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी सर। 100% होगी। वो इसलिए उसका प्रूफ हम मेन में देखेंगे। अब जनाब मेन में आके आपको एक काम करना पड़ेगा। अब क्योंकि आप लोगों ने अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, तो इधर आप लोगों ने ये दो फोल्डर क्रिएट किए थे, कॉम का और इन्वेंट्री का। उसके बाद आपकी क्लासेस हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करूँगा ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की क्लास को इस्तेमाल करता हूँ, स्टूडेंट 2 मिनट दीजिएगा प्लीज़, मेरा ज़रा कीबोर्ड हैंग हो गया, मैं कीबोर्ड चेंज कर लूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ प्रोडक्ट की, तो जनाब ये प्रोडक्ट तो मुझे नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर दो स्कोप क्लासेस से पहले, क्लासेस को डायरेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ, क्लासेस से पहले मैंने दो स्कोप डिफाइन किए हुए। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी यूजिंग जो मेरी एप्लीकेशन है कंसोल एप्लीकेशन 1 डॉट, उसके बाद कॉम का एक फोल्डर है और उसमें इन्वेंट्री का एक फोल्डर है। तो अब मुझे यहाँ पर नेम स्पेस देनी पड़ेगी। नेम स्पेस देने के बाद फिर मैं अगर यहाँ पर कोई भी क्लास को इंप्लीमेंट करूँ लाइक प्रोडक्ट या हार्डवेयर या क्लोथ्स, तो जनाब मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर, हमने क्या किया था कि भाई एक हमारे पास क्लोथ्स की क्लास थी विच इज इनहेरिट टू प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर की क्लास थी विच इज आल्सो इनहेरिट टू द प्रोडक्ट। जो जितने भी कॉमन फीचर होते हैं इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने का तरीकेकार समझ लीजिए, आई होप कि पता ही होगा आप लोगों को कि जितने भी क्लासेस चाइल्ड क्लास के अंदर कॉमन फीचर्स होते हैं वो तमाम कॉमन फीचर्स हम पेरेंट क्लास में डाल देते हैं। जैसे कि हार्डवेयर की प्रोडक्ट की भी एक प्रॉपर्टी थी नेम और प्राइस, प्रोडक्ट की भी, क्लोज की भी, क्लोज भी एक प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है, तो उसकी भी कॉमन प्रॉपर्टीज थी नेम और प्राइस। तो हमने बजाय अलग अलग इस्तेमाल करने के हमने एक क्लास बना ली पेरेंट क्लास,
विच नेम इज प्रोडक्ट। तो हार्डवेयर भी एक प्रोडक्ट है, क्लोज भी एक प्रोडक्ट है, इनहेरिटेंस दोनों का इनहेरिटेंस कर दिया आपस में और कॉमन फीचर जो है वो पेरेंट क्लास में डाल दिया। अब अगर हम यहाँ पर हार्डवेयर या ऑब्जेक्ट या क्लोज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मुझे बताइएगा कि क्या उस ऑब्जेक्ट से हम इन दो एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये इनहेरिट हुई हुई है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक काम ये करें कि